हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पढ़ने में बहुत ही इजी है। जो हम नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं बस वही सब हमें इसमें करना, बस थोड़े से रूल्स लग जाते हैं। वो रूल्स कैसे फॉलो होते हैं ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स या आव्यूह होता क्या है, जरा उसकी जनरल डेफिनेशन जान लेते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक ऐसी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है या ऐसी गणितीय संरचना होती है जिसमें m पंक्तियां और n कॉलम्स होते हैं। मतलब कि अगर हम बुक की डेफिनेशन की बात करें तो बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि m गुणित n या m क्रॉस n राशियों का ऐसा समूह जो कि m पंक्तियों और n स्तंभों की एक आयताकार संरचना होती है। मैंने क्या कहा, m गुणित n राशियां, ये हमारी आव्यूह के अंदर जो कुल राशियां होंगी वो हो जाएंगी। कुल राशियां, मैंने कहा m गुणित n राशियों का ऐसा समूह जिसमें कि m पंक्तियां कुल पंक्तियां m होंगी। अब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और n स्तंभ, मतलब कि m क्रॉस n राशियों का ऐसा समूह जिसमें कि m पंक्तियां हो और n स्तंभ हो और यह एक आयताकार संरचना के रूप में व्यवस्थित हो, आव्यूह कहलाता है। देखिए, आव्यूह को, ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई इसकी, इसे हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। उसके पहले देख लेते हैं आव्यूह स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस टाइप से लिखते हैं। पहले वो देख लें, फिर हम एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है आव्यूह का चिन्ह, इस टाइप से। अब देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, A11, A12, A13, ऐसे ही डैश डैश A1n तक, n तक है। ऐसे यहां पर A21, A31, A41, ऐसे ही डैश डैश करते हुए AM1 तक गए। यहां पर भी ऐसे हो जाएगा A22, A23, ऐसे डैश डैश डैश, इस टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो फाइनली यहां लास्ट में हमारी टर्म आएगी वो आएगी AMN। अब देखिए, ये सब होता क्या है। एक्चुअल मैंने बोला कि क्या m क्रॉस n राशियों का समूह होता है, तो उसमें m पंक्तियां होती हैं, n स्तंभ होते हैं। तो इनमें से क्या, कौन सी पंक्ति और कौन सा स्तंभ है ये भी तो जानना होगा। तो देखिए, ये क्षैतिज रूप से व्यवस्थित हैं, ये सारी पंक्तियां हैं। तो देखिए, हम कहां तक जा रहे हैं, m जो पहले लिखा हुआ है वो पंक्ति का वो है, m पंक्ति तक जा रहे हैं। तो कुल पंक्तियां हमारी कितनी हो जाएंगी, m। और स्तंभ जो कि ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित है, 1, 2, 3, ऐसे डैश डैश करते हम कहां तक जा रहे हैं, ये n तक। तो कुल पंक्तियां कितनी होंगी हमारी, m, और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में व्यवस्थित है कुल स्तंभ कितने हैं, n। तो ये हो गई m क्रॉस n, और यही कहलाती है आव्यूह की कोटि। बाद में हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली। यहां पर A11 का मतलब ये हो जाता है कि पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ। A12 का मतलब क्या हो जाता है, पहली पंक्ति लेकिन दूसरा स्तंभ। A13 का पहली पंक्ति लेकिन तीसरा स्तंभ। ऐसे ही A21 की बात करें तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। सबसे पहले हम पंक्ति का नंबर लिखते हैं, फिर स्तंभ का। ऐसे ही यहां पर करते हैं। मतलब सीधे से समझ लीजिए, अगर हमें कोटि बतानी है तो कोटि बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभ की संख्या। बस ये केवल याद रखने के लिए याद रखिएगा कि हमेशा पहले पंक्तियों की संख्या फिर गुणित स्तंभ की संख्या आएगी। ऐसा नहीं कि आप पहले स्तंभ की संख्या लिखें फिर पंक्तियों की संख्या लिखें। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले पंक्तियों की संख्या आती है। तो यानी 1 लिखा है तो पहली पंक्ति, 2 लिखा है तो दूसरी पंक्ति, ऐसे ही पीछे तरफ से देखेंगे तो आगे 1 लिखा है तो पहला कॉलम, 2 लिखा है तो दूसरा कॉलम,
3 लिखा है तो तीसरा कॉलम। अब इन्हें प्रदर्शित कैसे करते हैं और कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेके कुछ। ये तो हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कोटि समझ में आ गई, पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। अब जरा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। सपोज कर लिया कि ये कोई आव्यूह है, एक बात यहां समझना है, आव्यूह के अंदर जो वैल्यूज होती हैं जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स के फॉर्म में हो, वो किसी अल्फाबेट के फॉर्म में भी हो सकती है, हो सकता है त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में साइन कॉस के फॉर्म में हो, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, अपन नंबर के फॉर्म में भी देख रहे हैं। तो देखिए फिर वही बात, ये हमें मिल गया एक आव्यूह। अब इसकी कोटि की बात कर लेते हैं हम। कोटि कैसे बताया था पहले, पंक्तियों की संख्या, तो जो क्षैतिज रूप से व्यवस्थित होती है वो पंक्तियां होती हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। तो पंक्तियां कितनी हो गई हैं? 3। खैर ऐसे साइड में जिस टाइप से लिखते हैं उसी टाइप से लिख लें, 3 पंक्तियां हो गई। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, पंक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं रो, तो इसे हम प्रदर्शित करेंगे R1 मतलब पहली पंक्ति, R2 मतलब दूसरी पंक्ति, और ऐसे ही R3 मतलब तीसरी पंक्ति। तो ये 3 पंक्तियां हो गई। अब जो ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित है वो क्या होगा? स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। अब स्तंभ को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, तो इसे प्रदर्शित करते हैं C1 मतलब कि पहला स्तंभ, ये C2 मतलब कि दूसरा स्तंभ, और ये C3 मतलब कि तीसरा स्तंभ। तो 3 पंक्तियां हमने लिख ली, गुणित पंक्तियों के साथ क्या लिखते हैं कोटि निकालने के लिए? स्तंभों की संख्या, तो वो भी 3 है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी इस आव्यूह की, वो हो जाएगी 3/3 की। जरूरी नहीं है कि ये संख्या बराबर हो सकता है पंक्ति 4 हो स्तंभ 3 ही हो सकता है स्तंभ 4 हो पंक्ति 3 ही हो, तो उसके हिसाब से इसकी कोटि बदल दी जाएगी। पहले ही बताया मैंने कि हमेशा पंक्तियों की संख्या पहले, उसके बाद गुणित लगा के स्तंभों की संख्या आएगी। अब देखते हैं कि इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों से पेपर में ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं। तो सपोज कर लिए हमें ये एक आव्यूह दिया हुआ है, इससे 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि इसमें कुल पंक्तियां कितनी हैं, कुल पंक्तियां। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कुल स्तंभ कितने हैं, कुल स्तंभ। तीसरा क्वेश्चन ये कि इस आव्यूह की कोटि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। और चौथा क्वेश्चन ये कि इसमें कुल कितने अवयव हैं, कुल कितनी राशियां हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया पंक्ति कैसे निकालते हैं, जो भी क्षैतिज अवयव है 1 2 3 4, तो पंक्तियां कितनी हो गई? 4। स्तंभ कैसे निकालते हैं? ऊर्ध्वाधर 1 2 3, स्तंभ कितने हो गए? 3। कोटि के लिए मैंने क्या बताया, पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या 4 गुणित स्तंभों की संख्या 3, तो 4 गुणित 3 की कोटि हो गई 4/3। और कुल अवयव की बात करें तो कोटि का गुणा कर दीजिए 4 गुणित 3। अभी तो यहां कम है तो आप गिन भी सकते, लेकिन जब ज्यादा हो जाती है तो गिनने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कोटि का गुणा कर दीजिए, अवयव हो जाएंगे। 4 गुणित 3 कितना हो गया? 12। तो कुल अवयव हो गए 12, गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं मैट्रिक्स से, तो ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे आव्यूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब हम देख लेते हैं आव्यूह के प्रकार। हमारे पास इतने टाइप के आव्यूह होते हैं, एक एक करके मैं सबकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। तो पहला दिया हुआ है पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह कहलाता है जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है, लेकिन पंक्ति केवल एक ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 5, ये देखिए इसमें केवल एक ही पंक्ति है, तो ये हो गया पंक्ति आव्यूह। अब इसकी कोटि भी लिख लेते हैं, तो कोटि
देखने की हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक पंक्ति है तो एक 2 3 4, 1/4 इसकी कोटि होगी, एक पंक्ति 4 स्तंभ। तो ये हो गया पंक्ति आव्यूह। अब हम बात करते हैं स्तंभ आव्यूह की। तो स्तंभ आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं लेकिन स्तंभ केवल एक ही होना चाहिए, तो वह कहलाता है स्तंभ आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल ये ABCD, देखिए स्तंभ केवल एक ही है। ये पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3 4, उसकी कोटि क्या हो जाएगी, 4 पंक्तियां, तो 4 गुणित स्तंभ एक ही है तो 4 गुणित 1, तो ये हो गया स्तंभ आव्यूह। अब हम बात करते हैं शून्य आव्यूह की। नाम से ही समझ में आ रहा है, वह आव्यूह जिसके सारे अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। मतलब कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जितने भी अवयव है सब शून्य होंगे, तो वो कहला जाएगा क्या, शून्य आव्यूह। अब बात करते हैं वर्ग आव्यूह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वर्ग आव्यूह, तो क्या होता है वर्ग आव्यूह? वह आव्यूह जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। बराबर कैसे? मतलब कि अगर 3 स्तंभ हो तो पंक्तियां भी 3 ही होनी चाहिए, 4 स्तंभ हो तो पंक्तियां भी 4 ही होनी चाहिए। मतलब कोटि जो है 3/3 होगी, 4/4 होगी, 5/5 होगी, 6/6 होगी, इस टाइप से। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, 1 2 3 4, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि होगी 2/2, मतलब ये 2/2 का वर्ग आव्यूह है। 3/3 का भी बन सकता है, 1 3 5 7 8 9 12 15 18, इसमें 3 पंक्तियां, 1 2 3, और 3 कॉलम, 3 स्तंभ है, 1 2 3, तो ये 3/3 का वर्ग आव्यूह है। मतलब कि जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वो कहलाता है वर्ग आव्यूह। अब अगला देखते हैं विकर्ण आव्यूह। रफ कर दूं पहले से। अब बात करते हैं विकर्ण आव्यूह की, ये वाला। तो देखिए विकर्ण जो होता है वो केवल वर्ग में ही हमें मिलेगा, तो किसी भी वर्ग आव्यूह में हम विकर्ण की बात कर लेते हैं। और विकर्ण आव्यूह से पहले हम देख लेते हैं कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें मुख्य विकर्ण नहीं मालूम होगा हम विकर्ण आव्यूह की परिभाषा नहीं पढ़ पाएंगे। तो जैसे ये एक वर्ग आव्यूह है, इसकी कोटि क्या होगी, 3/3 की। तो ये जो होगा ऐसे बनेगा, ये कहलाता है इसका मुख्य विकर्ण। समझ गए? किसी भी वर्ग आव्यूह में ये जो जगह होती है ये कहलाता है इसका मुख्य विकर्ण, ये और ये कहलाते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। अब हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह की। तो ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं, वो कहलाता है विकर्ण आव्यूह। मतलब कि विकर्ण के अवयव कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बाकी सारे शून्य होंगे। ये देखिए जो जितने भी विकर्ण के अवयव हैं इनका कुछ ना कुछ मान है, बाकी ऊपर और नीचे के सारे शून्य हैं, तो ये क्या कहला जाता है, हमारा विकर्ण आव्यूह। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई कि मुख्य विकर्ण क्या कहलाता है और विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अदिश आव्यूह की। अदिश आव्यूह, तो अदिश आव्यूह क्या कहलाता है, जिसके विकर्ण के सारे अवयव समान होते हैं, मतलब सब मान एक जैसे ही होंगे विकर्ण के, और उसके अतिरिक्त जो भी होगा सब शून्य होगा, जैसा कि विकर्ण आव्यूह में होता है। बस विकर्ण आव्यूह में अवयव कुछ भी हो सकते हैं, अदिश आव्यूह में क्या होता है, अवयव समान होते हैं विकर्ण के, 4 4 4, ये सारे विकर्ण के अवयव समान है, बाकी सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ये हो गया अदिश आव्यूह। अब हम बात करते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह की। मतलब कि देखिए तत्समक आव्यूह की सीधी सीधी बात यह है कि जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो सारे 1 1 1 होते हैं, और उसके अतिरिक्त जो भी अवयव होंगे वो शून्य होंगे। मतलब कि ये 1 1 1, बाकी सब 0 होंगे। ये हो गया सीधा सीधा तत्समक आव्यूह, ठीक। और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आई मीन्स आइडेंटिटी होता है, मतलब कि तत्समक। तो तत्समक आव्यूह जिसके विकर्ण के सारे अवयव 1 1 1 होते हैं, उसके अतिरिक्त जो भी अवयव होते हैं
वो शून्य होते हैं। त्रिभुजी आव्यूह, देखिए त्रिभुजी आव्यूह में क्या होता है कि एक इस टाइप का आव्यूह है, जिसमें त्रिभुजी आव्यूह में दो टाइप के हमें आव्यूह मिल जाते हैं, एक ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, एक निचला त्रिभुजी आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह में क्या होता है, जो कि मुख्य विकर्ण और उसके ऊपर के जो अवयव होते हैं उनका कुछ ना कुछ मान होता है, और मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 8 9 10 11, ये ऊपर में कुछ ना कुछ मान है और नीचे के सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ये सब होगा शून्य। तो मुख्य विकर्ण के नीचे जिसमें सारे अवयव शून्य होते हैं वो कहलाता है ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। दूसरा होता है निचला त्रिभुजी आव्यूह। इसमें क्या होगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य होंगे। ध्यान रखिएगा, जब ऊपरी होगा तो नीचे के अवयव शून्य होंगे, जब निचला होगा तो ऊपर के अवयव शून्य होंगे। तो निचला त्रिभुजी आव्यूह में क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऊपर के सारे अवयव शून्य कर दीजिए और नीचे कुछ ना कुछ मान लिख लीजिए। तो ये हो गया ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, ये हो गया निचला त्रिभुजी आव्यूह। अब लास्ट डेफिनेशन और बची है एकल अवयव आव्यूह। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एकल अवयव आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव होता है। मीन्स इस टाइप से, ये एकल अवयव आव्यूह हो गया, ये एकल अवयव आव्यूह हो गया, ये एकल अवयव आव्यूह हो गया। इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, केवल एक ही अवयव है। तो ये हो गई आव्यूह की डेफिनेशन, मतलब आव्यूह के प्रकार, कितने टाइप के प्रकार के हमारे पास आव्यूह होते हैं। अब हम देखेंगे आव्यूह योग के गुणधर्म, मतलब कि आव्यूह का योग किन किन नियमों का पालन करता है। तो ऐसे 5 नियम है। तो पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम होता क्या है, मान लीजिए कि ए और बी दो आव्यूह हैं, ए और बी दो आव्यूह हैं और जो इनकी कोटि है वो है m क्रॉस n। ए और बी दो आव्यूह हैं, इनकी कोटि m क्रॉस n है। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। मतलब ये कि a और b को जोड़ने पर जो आएगा वही b और a को जोड़ने पर भी आएगा। ये होता है क्रम विनिमय नियम। देखिए बहुत बेसिक सी जानकारी, आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, बट क्या होता है ना, एग्जाम में पूछ लेता है कि आव्यूह का योग किन किन नियमों का पालन करता है, तो हमें वहां पर बताना होता है। क्योंकि जब हम गुणनफल की बात करते हैं ना, तो गुणनफल जो है वो इस नियम का पालन नहीं करता है, तो इसलिए ये चीज हमें पढ़नी जरूरी है। तो ये हो गया पहला क्रम विनिमय नियम। अब दूसरे नियम की बात करते हैं, तो दूसरा है साचल नियम। इस नियम में क्या होता है कि मान लीजिए ए बी व सी ये 3 आव्यूह हैं और इनकी जो कोटि है वो है m क्रॉस n। अगर ए बी सी 3 आव्यूह और उनकी कोटि m क्रॉस n है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये होता है। ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट b प्लस सी में था, ये चेंज होकर a प्लस बी में आ गया। ये होता है साचल नियम। उसके बाद तीसरा होता है तत्समक नियम। तत्समक नियम, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं a और o दो आव्यूह हैं और इनकी कोटि है m क्रॉस n। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह कि जो ये o है ये एक शून्य आव्यूह है, सिर्फ o शून्य आव्यूह। ए तो नॉर्मल आव्यूह रहेगा, लेकिन ओ क्या रहेगा, शून्य आव्यूह। तो ए और ओ दो m क्रॉस n कोटि के आव्यूह हैं, तो a प्लस ओ बराबर a होगा और इसके बराबर हम o प्लस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि a प्लस ओ बराबर o प्लस ए इस नियम से। और सीधी सी बात है, किसी में हम 0 प्लस करेंगे किसी भी आव्यूह में तो वही आव्यूह हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, तत्समक नियम। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा है प्रतिलोम नियम। योग के लिए प्रतिलोम नियम क्या होता है कि मान लीजिए
ए कोई आव्यूह है तो उसके लिए उतनी ही कोटि का एक माइनस ए आव्यूह इस प्रकार होगा कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। फिर से सुन लीजिए, ए कोई आव्यूह है तो उसी कोटि का एक माइनस ए आव्यूह इस प्रकार होगा कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। ओ मीन्स वही शून्य आव्यूह। सीधी सी बात है, किसी में से वही संख्या घटा देंगे तो जीरो आ जाता है, तो वही रूल है। ये हो गया प्रतिलोम नियम। और सबसे आखिरी है निरसन नियम। निरसन नियम में क्या होता है, मान लीजिए कि ए बी व सी तीन आव्यूह हैं और ये भी m क्रॉस n कोटि के हैं, तो क्या होगा, यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी है तो b बराबर c होगा। ये होता है निरसन नियम। आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो बेसिक सी बातें हैं, बट ये तो जोड़ के लिए है। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज कहां पर चेंज होती हैं, जब हम गुणा करते हैं। वो हम तब देखेंगे जब हम गुणनफल पढ़ेंगे आव्यूह का। अभी हम योग की बात कर रहे हैं, तो आव्यूह का जो योग है 5 नियमों का पालन करता है: क्रम विनिमय, साचर, तत्समक, प्रतिलोम और निरसन नियम। तो इन 5 नियमों का पालन करता है आव्यूह का योग। तो अभी तक जो हमने देखा वो आव्यूह से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन थी, और उसके साथ साथ हमने आव्यूह योग के गुणधर्म भी देख लिए कि वो किन किन नियमों का पालन करता है। अब जो योग से रिलेटेड क्वेश्चन है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम इसी से जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।